हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा आप लोग की डिमांड पे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 के लिए इस क्लास के थ्रू आप लोग के सीजी टेट, सहायक शिक्षक, शिक्षक, ठीक है, और सी टेट सभी के जो सिलेबस वो कवर हो जाएंगे। स्पेशली ये छत्तीसगढ़ के सिलेबस के अनुरूप हम लोग अभी इसको पढ़ाएंगे आपको पूरा, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे पहले थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा लोग जुड़ें और ये बेहतरीन तरीके से हम लोग क्लास 1 से लेकर अंतिम तक पूरा कंप्लीट करवा पाएँ। कम से कम 10 से 15 क्लासेस का टारगेट है मेरा, ठीक है। इंग्लिश पेडालॉजी में जितने सारी आपकी समस्याएं हो रही थी, जो समझने में, जो सिलेबस में, वो सारी समस्याओं पे हम लोग बात करेंगे। उन सभी समस्याओं के यहाँ सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। आपके जो सिलेबस के अनुसार टू द पॉइंट हम लोग पूरा कंप्लीट पेडागॉजी का क्लास करेंगे, ठीक है। तो कुछ बातें आप लोग से सबसे पहले मैं करना चाहूँगा, क्या क्या समस्या आती थी, ठीक है। तो देखिएगा, सहायक शिक्षक और सीजी टेट, ठीक है, ये तीनों को टारगेट करेंगे अभी हम लोग, ठीक। तो ये तीनों को क्लास हम लोग इसी से कवर करेंगे, ठीक है, एक साथ। तो ये इंग्लिश पेडागॉजी की क्लास स्टार्ट हो रही है आज से। क्लास नंबर पहला है, आपको डेली 9 PM में होगा। पहले थ्योरी करेंगे, पूरे कंप्लीट आपको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ इसमें। पहले थ्योरी करेंगे, ठीक है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं थोड़ा सा डेमो देखेंगे। बाकी हम लोग अपने फिर बैच में कवर करा रहे हैं जितने क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। आपके बैच में भी, आपके शिक्षक बैच में भी इंग्लिश चल रहा है, ग्रामर पोर्शन चल रहा था। ग्रामर पोर्शन के बाद पेडागॉजी ही आगे चलेगा, ठीक है। तो पेडागॉजी के वहाँ क्वेश्चन कवर करेंगे। यहाँ थ्योरी पढ़ लेते हैं, यूट्यूब में ये थ्योरी चलेगा निःशुल्क। और आप चाहते हैं कि इसके जो भी थ्योरी होंगे उसके क्वेश्चन सभी व्यापम लेवल पे सिलेबस के अनुसार जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबकी प्रैक्टिस करना। तो अभी तक आप हमारे बैच से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाइएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, 75 83 86 44 61 कॉल या व्हाट्सअप करके आप हमसे बात कर सकते हैं। केवल 699 और 799 रुपीज़ फीस है, जो परमानेंट आपके जब तक पेपर नहीं होगा तब तक के लिए है। ऐसा कोई नहीं कि एक बार सिलेबस कंप्लीट करवा दिए छोड़ दिए वाला, ठीक है। चलिएगा, तो क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग शेयर कीजिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोग से बात करना चाहूँगा कि समस्या क्या आती है पेडागॉजी पढ़ने के लिए। बुक में तो पूरा दिया हुआ है, यूट्यूब में भराया हुआ क्लास है, लेकिन उसमें क्या होता है, जब आप बुक खोलते हो पूरा इंग्लिश में दिया रहता है। अब आपको उसका अर्थ मीनिंग पता रहेगा या कोई समझाने वाला रहेगा तब तो काम आएगा। आप यूट्यूब में जाके देखते हो तो सीटेब लेवल का पढ़ाते हैं, आपके सिलेबस को कवर ही नहीं कर पाते, ठीक है। या कोई घटना चक्र इसका रखे होंगे, दृष्टि रखे होंगे, तो उसमें बहुत सारा टॉपिक दिया। अब आपको खोजना पड़ता है कि मेरे छत्तीसगढ़ सिलेबस में, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में जो टॉपिक दिया वो इनमें से कौन कौन से पढ़ूं करके। जैसे आज बाल विकास का दिए थे, अब आपका कई लोग का फोन आएगा, सर समझ ही नहीं आ रहा है कौन कौन से टॉपिक को पढ़ें। घटना चक्र है हमारे पास, बाल विकास का प्रबोध है, ये है। तो आपको बाल विकास का जो लूसेंट वाला है वो छोटा वाला बुक पढ़े क्या, तो आपको खोजना पड़ जाता है। तो यही सब समस्या इसमें आता है। तो हम लोग पेडागॉजी का स्पेशल इस प्रकार से नोट्स के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे कि इसमें पूरा आपका हिंदी में रहेगा। हिंदी में वो चीज़ रहेगा जो आपको समझना है, और वो चीज़ इंग्लिश में रहेगा जो आपका एग्जाम में देखेंगे, टेक्निकल वर्ड, ठीक है। तो हम लोग केवल टेक्निकल वर्ड को इंग्लिश में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में इंग्लिश में नहीं पढ़ना है। जैसे आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अब हमको बीच बीच में जो ये वर्ड है, फ्रीक्वेंसी वर्ड, ये जो क्वेश्चन में दिखेगा उसको हम लोग इंग्लिश में करेंगे और बाकी चीज़ों को हम लोग हिंदी में कवर करेंगे, ठीक है, ताकि बेहतरीन तरीके से आपका नोट्स बन जाए, आप समझ पाएँ। और उतना ही इंग्लिश हमको पढ़ने की ज़रूरत है, उतना ही जो जैसे ग्रेडेशन हो गया। तो अब ये क्या होता है, ये केवल इस शब्द को आप देखोगे क्वेश्चन में तो आपका ये बन जाना चाहिए। तो हम लोग उतना ही इंग्लिश को पढ़ेंगे, टेक्निकल वर्ड को, जो आपका पेपर में आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। बाकी आपको वो हिंदी में हम लोग उसको अच्छे से समझा के मैं नोट्स बना के पढ़ाऊँगा। तो आप चाहे तो आज से क्लास होने के बाद, इसका PDF नहीं मिलेगा ना, मैं साफ बता रहा हूँ, PDF नहीं देंगे। बहुत मेहनत से हम लोग ये पूरा कंटेंट रेडी करके आपको तैयार करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसका PDF आपको नहीं मिलेगा। आप अगर चाहो तो क्लास होने के बाद नोट्स बना सकते हो, ठीक है। क्लास जैसे ही कंप्लीट होगा ये अपलोड हो जाएगा, उसका नोट्स बना सकते हो। आज पहला दिन है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ना, 2-4 मिनट अभी बात करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप कॉपी और पेन लीजिए। इंग्लिश पेडागॉजी का पूरा शुरू से क्लास होगा अंतिम तक, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। यूट्यूब में डेली 9 PM में मैं इसको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। आपका शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक, शिक्षक और सीजी टेट तीनों का सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। एक बार चालू किया फिर अंतिम तक कराऊंगा। बस आपको सहयोग ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आना चाहिए, ताकि हम लोग भी जो कंटेंट बना रहे हैं उनको एनर्जी है। और इस बैच में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि और बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस जो बनवा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन, वो वहाँ आप लोग को प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है। थ्योरी क्लास देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। चलिए स्टार्ट करें। 4 मिनट हो गया, 4 मिनट आप लोग का समय ले लिया मैं।
आज पहला दिन था इसका, मैं बता रहा था। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ और बताता हूँ। ये क्लास मैडम लेने वाली थी, लेकिन मेरे को लगा कि उससे बेहतर मैं थोड़ा सा समझा पाऊंगा आप लोग को थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से, तो इसलिए मैं थ्योरी को मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन को मैडम कराएंगी। और मेरा थोड़ा सा एक दिक्कत है इंग्लिश में, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन को आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, मैं कुछ गलत थोड़ा सा प्रोनाउंस करूँ तो आप उसको फोकस नहीं करना है, आप जो मैं समझा रहा हूँ उसको फोकस कीजिएगा। ठीक है, तभी मैं इंग्लिश का करवा पाऊंगा, पेडागोजी का क्लास। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन मेरा गड़बड़ है, मैं शुरू से बता रहा हूँ भाई। ठीक है, बाद में कमेंट मत कीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन से हमको सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। ठीक है, आप लोग कंटेंट को ध्यान दीजिएगा, जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलेगा, स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहले हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, आप टॉपिक डाल लीजिएगा, कॉपी में नोट्स बनाना चालू कीजिए। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, पहला डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ठीक, तो ये टॉपिक हम लोग पहले करें, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो क्या होता है इसको पहले डिटेल से समझेंगे, फिर मैं हर चीज़ कवर कराऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सीजी टेट में, सीजी शिक्षक भर्ती में कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सबको हाईलाइट कराऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले मातृभाषा, मदर लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, हिंदी में मातृभाषा बोलते हैं। तो ये क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। तो जब हम लोग पैदा होते हैं तो शुरू में घर में जो भाषा हम लोग बोलते हैं, हम लोग मम्मी पापा से सीख के, अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी से, उसी को बोलता है मातृभाषा, मदर टंग। तो देखिएगा, मातृभाषा हमेशा आसानी से सीखी जाती है क्योंकि वहाँ नेचुरल एनवायरनमेंट होता है। देखिए, जो चीज़ मैं यहाँ पे जितना मेरे को ज़रूरत है टेक्निकल वर्ड उतना ही इंग्लिश में डलवाएं, नेचुरल एनवायरनमेंट। अब ये शब्द आप पेपर में देखोगे, आपको पता चल जाएगा नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, क्या होता है, ऐसे करके। ठीक है, तो मातृभाषा हम आसानी से सीख सकते हैं क्योंकि वहाँ नेचुरल एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ता है। और जैसे हमको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश के लिए बोलते हैं प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, जगह जगह क्लास में पम्पलेट चिपका दीजिए, तभी बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। तो ऐसा मातृभाषा के लिए नहीं रहता। ठीक है, मातृभाषा को आप नेचुरल तरीके से घर में सुन सुन के सीख सकते हो। ठीक है, किंतु मातृभाषा की तुलना में किसी भी सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इंग्लिश टीचिंग के लिए एक पृथक उपचार तथा विभिन्न प्रिंसिपल की आवश्यकता होती है। अब हमको इंग्लिश सीखना है तो बहुत प्रकार के जो प्रिंसिपल, ठीक है, जो उसके सिद्धांत हो गए और जो भी नियम रहते हैं, ग्रामर के नियम, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। अतः एक इंग्लिश टीचर को सेकेंड लैंग्वेज सिखाने के लिए टीचिंग के निम्न सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। अब आप एक टीचर बनने वाले हैं, अब आपको बच्चों को पढ़ाना है इंग्लिश। देखिएगा, हम लोग इंग्लिश पेडागोजी सब में, हर सब्जेक्ट में हम लोग पेडागोजी क्यों पढ़ते हैं भाई? इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़ाओ ना भैया, बच्चों के तो इंग्लिश पढ़ाना है, पेडागोजी थोड़ी पढ़ाना है। नहीं, तो इसका मतलब ये होता है पेडागोजी पढ़ने का उद्देश्य ही ये है कि हम इंग्लिश को कैसे बच्चों को सिखाएं। ठीक है, अब नाउन आपको सिखाना है, नाउन पढ़ाना है। ठीक है, आपको जेंडर पढ़ाना है, तो इसको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या क्या ध्यान रखना है, इसी को बोला जाता है पेडागोजी। इसी के अंतर्गत हम लोग सीखते हैं हर सब्जेक्ट में, चाहे आप गणित पढ़े तो गणित पेडागोजी पढ़े, हिंदी पढ़े हिंदी पेडागोजी, मतलब जो हिंदी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट, उसको कैसे पढ़ाएं। ठीक है, तो आप जब टीचर बन के चले जाएंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ाना होगा बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, 6वीं से 8वीं तक वालों को और 1ली से 5वीं तक वालों को। तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वही सब चीज़ें हमको पेडागोजी में समझना है। तो आप समझते हैं क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अंतिम तक बने रहिएगा, बहुत शानदार तरीके बेस्ट क्लास देने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसी होना चाहिए, ऐसे वर्ड जो बहुधा बार बार काम में आते हैं, जैसे बुक, हाउस, चेयर, टेबल, बस इत्यादि का चयन किया जाना चाहिए। मतलब हमको कुछ भी बच्चों को जैसे सिखा रहे हैं, बी फॉर बॉल, तो बॉल का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चा शुरू जन्म से लेकर बॉल 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 देख रहा है, तो हम लोग उसी लिए ही उस बॉल शब्द बनाए। ए फॉर एप्पल, बच्चा पैदा हुआ तब से घर में खा रहा है, एप्पल खा रहा है, एप्पल खा रहा है, तो बच्चा बार बार एप्पल शब्द सुन रहा है, इसीलिए ऐसा उसको डिजाइन किया भी गया है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। तो हमको भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है, बार बार फ्रिक्वेंसी में यूज़ करना है, जो शब्द बार बार काम आते हैं, ताकि बच्चा उस चीज़ को घर में भी यूज़ कर पाए। ठीक है, तो इंग्लिश सिखाने के सबसे पहले फ्रीक्वेंसी वाले जो शब्द हैं उसका चयन करना चाहिए, ये पहला प्रिंसिपल हुआ। ठीक है, ये पूछता है, क्वेश्चन बनेगा, इंग्लिश टीचर को सेकेंड लैंग्वेज सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके इंग्लिश में रहेंगे, फ्रीक्वेंसी, रेंज, एबिलिटी और एक्यूरेसी, ऐसे करके। एक्यूरेसी नहीं रहेगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके मतलब जो जो मैं बताऊंगा वो रहेगा, या नहीं करके पूछेगा या नॉट। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा मैं, क्वेश्चन सबका बनाऊंगा। ठीक है, टेस्ट में आपको ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी वाले शब्दों को यूज़ करना है। दूसरा, रेंज, प्रत्येक वर्ग की अपनी एक अलग पहुंच होती है, रेंज होती है, इसीलिए एक टीचर को विद्यार्थियों को टीच करने के लिए अधिक से अधिक रेंज वाले वर्ड का चयन करना चाहिए, मतलब उसका व्यापक अर्थ हो। ठीक है,
अलग अलग पहुंच वाली होती है, ठीक है। जब इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको ध्यान दीजिएगा। अभी बस आप ये याद रखिएगा क्या क्या ध्यान देना है कि फ्रीक्वेंसी वाले शब्द यूज़ करना है, जो ज़्यादा रेंज वाले शब्द हो, ठीक है, ज़्यादा विस्तृत अर्थ वाले, व्यापक अर्थ वाले शब्द उसका प्रयोग करना है। तीसरा है एवेबिलिटी, ठीक है। यह दो चीज़ों, टू थिंग्स का उल्लेख करती है, ठीक है। दो चीज़ का उल्लेख क्या है, टू थिंग्स, क्या क्या। पहला थिंग्स है, पहला वर्ड पढ़ाने के लिए सिंपल और कॉन्वेंट है या नहीं। जैसे कक्षा में पेंसिल, पेन, शार्पनर, रूलर, बैग, टेबल, चेयर उपलब्ध होते हैं, तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग हमको करना है, ठीक है। आप पेंसिल बोले तो बच्चों पेंसिल को दिखा सकते हो आप, ठीक है, वो वहाँ उपलब्ध होना चाहिए। आप पेन बोले तो पेन तो है, आप दिखा सकते हो, दिस इज अ पेन, ठीक है, पी फॉर पेन। ऐसे पढ़ा, कुछ भी चीज ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो हम उनको प्रत्यक्ष रूप से उनको दिखा पाए, ठीक है, मूर्त रूप से हम लोग उनके सामने उपलब्ध करवा पाएँ, ऐसे शब्दों का हमको प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। दो चीज़ ध्यान रखना है, एक पहला ये हो गया कि जो उपलब्ध है, ऐसे सामानों या जो भी थिंग्स है को उपयोग करना चाहिए जो वहाँ उपलब्ध हो। सेकंड क्या है, वर्ड उपयोगी है या नहीं। जैसे एलसीडी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, सोफा, बेड, बाउल, प्लेट घर में सामान्यतः अवेलेबल होते हैं, तो उनके संबंध में एक टीचर को टीच करना आसान होता है। यही चीज़ है, आप ऐसे शब्दों का पहले प्रयोग करें जो क्लास में उपलब्ध हो, ठीक है। और दूसरा, ऐसे शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं जो घर में उपलब्ध हो। इन दोनों के अलावा बाहरी चीज़ों का प्रयोग मत करते। आप बच्चों को बोलोगे दिस इज ए जेसीबी, जेसीबी, अब वो क्या जानेगा बच्चा जेसीबी क्या होता है, ठीक है, वो तो देखा नहीं, ज़्यादा है नहीं घर में। अब उसी को टीवी बोलोगे, एलसीडी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, सोफा, बेड, तो समझ जाएगा मेरे घर में तो है ये सब चीज़ें करके। तो दोनों चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, या तो उस शब्दों का प्रयोग करें जो आपके कक्षा में उपलब्ध हो, या उस शब्दों का प्रयोग करें जो आपके घर में उपलब्ध हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को याद करना है। तो तीन शब्द हो गए, तीन चीज़ ध्यान देना है, फ्रीक्वेंसी, रेंज, एवेबिलिटी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन को ध्यान मत देना ना, मैं क्लास नहीं करूँगा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मेरा गड़बड़ होता है, फोकस कीजिए, नोट्स बनाएंगे, ठीक है। क्लास के बाद दोबारा ऑन करके नोट्स बनाइएगा, और जो भी नोट्स बनाएंगे मेरे को बता दीजिएगा पर्सनल मैसेज करके, सब मैं नोट्स बना लिया, ठीक है, ताकि हमको भी लगे कि सही में नोट्स बना रहे हैं, तो और बेहतर तरीके से नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करवा पाएँ, ठीक है। ऐसे वर्ड जिनकी कवरिंग कैपेसिटी अधिक हो का सिलेक्शन करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे वर्डों का हमको सेलेक्ट करना चाहिए जिनका कवरिंग कैपेसिटी अधिक हो, ठीक है। कवरिंग कैपेसिटी अब क्या होता है ये पता होना चाहिए भाई, बोल तो दिया कि कवरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो उसका ऐसे वर्डों का उपयोग करना चाहिए। तो कवरिंग कैपेसिटी से तात्पर्य है एक वर्ड कितने शब्दों की ओर संकेत करता है। जैसे वेजिटेबल वर्ड से टोमेटो, कैरेट, पीनट, ठीक है, पी, पटेटो, कैबेज, पम्पकिन, ईटीसी शब्दों की ओर संकेत करता है। मतलब देखिए, हमको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है, ऐसे शब्दों को यूज़ करना है जिसके बहुत सारे चीज़ों को वो डिनोट करता हो। जैसे वेजिटेबल बोल दे तो वेजिटेबल में बहुत सारे चीज़ आते हैं, टोमेटो, कैरेट, पोटैटो, कैबेज, ये बहुत सारे ऐसे सब्जी आ जाते हैं। तो वेजिटेबल शब्द पहले बच्चों को सिखा दिए तो समझ जाएगा, वेजिटेबल शब्द के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जिसका कवरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, चलेगा। जैसे एनिमल शब्द हो गया, एनिमल के बहुत सारे आप अर्थ निकाल सकते हो, डॉग हो गया, ठीक है। अगला, टीचेबिलिटी, ऐसे वर्ड का सिलेक्शन करना चाहिए जिन्हें विभिन्न उपकरणों के द्वारा आसानी से पढ़ाया जा सके, ठीक है। जैसे हंट, हाउस, ड्राइंग बोर्ड पर बनाकर या पिक्चर दिखाकर या अदर मेथड से उसके मीनिंग को आसानी से समझाया जा सके। तो हमको ऐसे वर्ड का उपयोग करना है जिसको हम लोग, चाहे आप उसको दिखा के समझा पाओ प्रत्यक्ष रूप से, और नहीं दिखा पा रहे हो तो ब्लैक बोर्ड में बना के समझाओ। तो टीचेबिलिटी हो, ऐसे शब्दों का हमको प्रयोग करना चाहिए इंग्लिश पढ़ाते समय जिसको हम लोग उनको समझा पाएँ, ठीक है, टीच कर पाएँ, चाहे उसको दिखा के बता पाएँ, पेन पेंसिल है, ठीक है, या घर में फ्रिज है, ये है करके, या फिर आपको ब्लैक बोर्ड में बना पाएँ, ठीक। तो टीचेबिलिटी होना चाहिए। अगला है साइकोलॉजिस्ट की धारणा है कि चीज़ों को विद्यार्थियों की एज को ध्यान में रखकर सिखाया जाना चाहिए। तो टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की जिस एज है उसी अनुसार उसके शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात ऐसे वर्ड जो हायर क्लास के स्टूडेंट सरलता से सीख सकते हैं लेकिन लोअर क्लासेस के स्टूडेंट के लिए सीखना डिफिकल्ट होता है। अतः शिक्षा सामग्री को सेलेक्ट करते समय स्टूडेंट की अधिगम्यता, लर्न एबिलिटी देखिएगा। अब अभिगम्यता ये आपके हिंदी पेडालॉजी में शब्द काम आएगा, लेकिन उसको जहाँ पे मेरे को इंग्लिश की ज़रूरत है, जहाँ इंग्लिश पेडालॉजी क्वेश्चन बनने के लिए ये चाहिए आपको लर्न एबिलिटी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप लोग ध्यान दीजिएगा, का ध्यान रखना चाहिए। तो ये पूछ देगा
कि बच्चों को इंग्लिश टीच करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो लर्न एबिलिटी आएगा, ठीक है। और जो जो ऊपर पढ़ाते जा रहा हूँ सब आएगा। क्वेश्चन करेंगे तो बहुत मजा आएगा, आप लोग बस देखते रहिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेगा। कहानी जैसे रामायण जैसे सुनिए, एक बार नोट्स बना लीजिए, पूरा डिटेल में नोट्स बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 40-50 मिनट की क्लास होगी, उसका 1 घंटा आपको नोट्स बनाने में लगेगा। फर्स्ट क्लास बोल रहा हूँ, 10 दिन में आपका इंग्लिश पेडालॉजी पूरा फर्स्ट क्लास पार हो जाएगा आपका, चलेगा। अतः उपयुक्त 6 सिद्धांत यूजफुल टीचिंग मटेरियल के सिलेक्शन पे बल देते हैं। तो 6 सिद्धांत आपको याद रखना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या 6 सिद्धांत पढ़े, ठीक है। तो किसको याद रखना है, तो जो अगर आप टीचर हो, इंग्लिश टीचर, आप सेकेंड लैंग्वेज सिखा रहे हो बच्चों को, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। 6 चीज़ें याद रखेंगी, 6 कौन कौन से 6, एकदम रट्टा मान लो। या शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो तो आप शॉर्ट नोट्स में डिटेल लिखने की, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स में आप बना सकते हो। पहला फ्रीक्वेंसी, दूसरा रेंज, तीसरा एबिलिटी, ठीक है। चौथा है आपका कवरिंग कैपेसिटी, और पांचवा है आपका टीचेबिलिटी, ठीक है, टीचेबिलिटी। और छठवा है आपका, ठीक है, लर्न एबिलिटी, ठीक है, ये वाला शब्द आएगा लर्न एबिलिटी। तो 6 शब्द हो गए। तो आप चाहे तो ऐसे करके शॉर्ट नोट्स पेज में बना सकते हो, तो आपका 40-50 पेज में वैसे कवर हो जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में अच्छे समझ में आना चाहिए, और बीच बीच में क्लास आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप 1 महीने बाद इसको भूल जाओगे, ठीक है। और बाकी ये नहीं भूलने दूंगा, क्योंकि मैं अभी ये आपका वर्ग 2 में हो रहा है, ठीक है, टीचर बैच में अभी हो रहा है इंग्लिश पेडागोलॉजी। 1 महीने बाद, जस्ट 1 मंथ बाद ये असिस्टेंट टीचर में होगा, सेम चीज़ें उसमें भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला हूँ, मैं आज भी बोलता हूँ कि अगर आप लोग एक बैच ज्वाइन किए हो, 699 वाला ज्वाइन किए हो, ठीक है, तो आप 799 वाला भी ज्वाइन कर लो। आप 799 वाला ज्वाइन किए हो तो 699 वाला भी ज्वाइन कर लो, ताकि हर महीने आपका रिविज़न होते रहे, दोबारा आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहे, ठीक है, चलेगा। तो एक चीज़ पढ़ लिए। दूसरा देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, ठीक। ग्रेडेशन से अभिप्राय है मैटर को सरल बनाना, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेडेशन शब्द आपको मिलेगा बार बार, तो उसका अर्थ क्या होता है, जो भी मैटर है उसको सरल बनाना है, इजी बनाना, ठीक है। ग्रेडेशन के सिद्धांतों के पीछे यह विचार है कि मैटर को अधिक से अधिक सरल व आसान बनाया जाए, ताकि लैंग्वेज लर्निंग अधिक आसान हो जाती है। इस आधार पर किया जा सकता है। क्या क्या करेंगे तो हम लोग अब क्या होगा, आसान बनेगा। अब देखिएगा क्या ध्यान रखना है, जो 6 प्रकार के शब्द आपको ध्यान रखना है टीचर हो गए तो इंग्लिश पढ़ाने के लिए। अब ग्रेडेशन, अब कुछ भी मैटर है, जैसे हमको कुछ भी चीज़ पढ़ाना है तो उसको कैसे सरल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको इंग्लिश में टेंस पढ़ाना है, ठीक है, तो टेंस को कैसे सरल बना सकते हैं, आप उदाहरण नियम ये सब बताओगे तो डिफिकल्ट होगा। तो उसी को ग्रेडेशन करते हैं हम लोग, कि इसको कैसे सरल बनाया जा सकता है। कुछ भी मैटर हो, जो भी मैटर है उसको पढ़ाना है आपको, बच्चों में क्लास में दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उसको सरल बनाने को बोलते हैं ग्रेडेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा तो आप लोग जरूर कमेंट में बताया करिएगा, ठीक है। और फीडबैक जरूर देके जाया करें, मैं टेस्ट लेता हूँ तो भी आपको बोलता हूँ कि आपके कितने सही हो, आप लोग बताते नहीं हो करके, ठीक है। तो 2-3 लोग बस कमेंट करते हो, बाकी लोग नहीं करते, तो आप लोग सभी लोग कमेंट किया करें। और जितने लोग भी नए होंगे ना, उसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, चलिएगा। अब क्या क्या ग्रेडेशन के लिए आपको ध्यान देना है इसको पढ़ते हैं, ठीक। चलिए दूसरा टॉपिक चल रहा है ना हम लोग को। तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप बनाना है। इसके अंतर्गत मैटर की, जो भी मैटर है, ठीक है, उसका साउंड, सिचुएशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, मीनिंग के आधार पर ग्रुपिंग की जाती है, ताकि मैटर को लर्न करने के लिए इजी और सिंपल बनाया जा सके। तो जो ये इंग्लिश और बीच बीच शब्द है यही आपके क्वेश्चन में दिखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मैटर है उसके साउंड को, सिचुएशन को, सेंटेंस को, मतलब स्ट्रक्चर को, मीनिंग के आधार पर ग्रुपिंग की जाती है, ठीक। अब कैसे ग्रुपिंग करते हैं उसको देखते हैं। जब मैटर को साउंड के आधार पर ग्रुप किया जाता है तो यह फोनेटिक ग्रुपिंग कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा, फोनेटिक ग्रुपिंग क्या होता है। तो वहाँ पे साउंड के आधार पे हम लोग मैटर को ग्रुप करेंगे, ठीक है। तो लिखाएगा ग्रुपिंग ऑफ साउंड करके, ठीक है, साउंड के आधार पे। अब इसको आप समझ लीजिएगा, मैं इंग्लिश मीडियम वाला नहीं हूँ, ठीक है, और मेरे हिसाब से इंग्लिश मीडियम वाला होना जरूरी नहीं है सिलेक्शन के लिए। आपको उतना ही समझ में आना चाहिए जितना आपका सिलेक्शन में। हमको इंग्लिश में कोई पीएचडी नहीं करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। इंग्लिश में आप पीएचडी करने बैठोगे, हर चीज़ को इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ूंगा, इंग्लिश में ही मैं बोल के समझूंगा करके, तो सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। हमको बस उतना ही पढ़ना है जितना हमारा सिलेक्शन हो पाए, ठीक है। तो जब भी
कोई भी मैटर है उसको साउंड के आधार पे हम लोग ग्रुपिंग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, फोनेटिक ग्रुपिंग। ठीक है, क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको सेंटेंस इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, ठीक है, इंग्लिश में रहेगा क्वेश्चन, तब आपको समझ में आएगा। बस ये ध्यान रखिए, फोनेटिक ग्रुपिंग बोलेगा मतलब साउंड के आधार पे हो रहा है। जैसे काऊ, हाउ, ये देखिएगा जब बच्चों को आप सिखाओगे काऊ, हाउ, नाउ, तो एक ही टाइप का लग रहा है। अगर वो अच्छे से उच्चारण नहीं करेगा, साउंड के आधार पे हम लोग इसको अलग अलग नहीं करेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा। इसलिए एक साथ उच्चारण दे रहे हो, उनको एक साथ कर ले। चलो बच्चों पढ़ो, काऊ, हाउ, नाउ, ऐसे पढ़ाओगे तो साउंड के आधार पे आप एक साथ कर दिए इसको। ठीक है, जैसे राइट, फाइट, हाइट, ठीक है, इत्यादि का ग्रुप बनाकर इन्हें एक साथ पढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो ऐसे ऐसे शब्दों का आप एक साथ टेबल बना लीजिए। ठीक है, एक शब्द वाले, ठीक है, आप बच्चों को याद करो, काऊ, हाउ, नाउ, फिर उसका अर्थ बता दे। काऊ मतलब गाय, ठीक है, नाउ मतलब नाउ मतलब अब, हाउ मतलब कैसे, ऐसे करके उनका अर्थ बता दो तो बच्चा जल्दी से याद कर लेगा। फिर पूछोगे चलो बताओ तो बोलेगा काऊ, हाउ, नाउ, राइट, फाइट, हाइट, तो जल्दी से याद कर लेगा। तो ऐसे ग्रुपिंग बना के हम लोग शब्दों को याद करवा सकते हैं। ठीक है, चलेगा। तो ये साउंड के आधार पे कर लेंगे। दूसरा उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, तो वे वर्ड जिनका फॉर्म, फंक्शन या टॉपिक समान होते हैं वो लेक्सिकल ग्रुपिंग कहलाता है। दो प्रकार मैं बता रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे। शिक्षक भर्ती, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में सीजी टेट में ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। चाहे सचिन सर का देखो, चाहे हिमांशी मैम का देखो, वो आके एक फ्लो में सी टेट के सिलेबस के आधार पर समझा के चले। हालांकि वही चीज़ है, नया नया कुछ नहीं है, उसी में से मैक्सिमम चीज़ आपको पढ़ना है, वही से ही पढ़ना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ लेवल में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ पे ये सब नहीं सिखाते, उन लोग छत्तीसगढ़ लेवल को ध्यान नहीं देते, वो तो अपने दिल्ली पे चल रहे हैं, अपने केंद्रीय लेवल पे चल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए क्लास को पूरा देखिएगा, नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो साउंड के आधार पे रहेगा, उसको फोनेटिक बोलेंगे, और जो फॉर्म, फंक्शन, टॉपिक समान होते हैं उसको लेक्सिकल ग्रुपिंग कहते हैं। जैसे बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, ठीक है, को एक ही कॉन्टेक्स्ट फ्रूट के अंतर्गत पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो जो साउंड एक साथ निकल रहा था, साउंड के आधार पे काऊ, हाउ, नाउ, राइट, फाइट, हाइट, इसको पढ़ा दिए। अब इसको देखिएगा, ये एक एक समान टॉपिक वाले, जैसे आपको फ्रूट पढ़ाना है, फ्रूट के बारे में, तो फ्रूट में बनाना भी आना था, ऑरेंज भी आता है, एप्पल भी, मैंगो। तो अब आप हेडिंग बना लीजिए, चलो बच्चों आज क्या पढ़ेंगे, फ्रूट पढ़ेंगे, और जितने फ्रूट वाले शब्द हैं वो सबको एक साथ लिख दीजिए। तो बच्चा जल्दी याद कर लीजिए, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, ऐसे याद करेगा। तो ऐसे करके कैटेगराइज करना है। ठीक है, दूसरा। तीसरा, जब मैटर को सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर ग्रुपिंग करते हैं तो उसे ग्रामेटिकल ग्रुपिंग कहते हैं। ये पूछता है ना, मैं बार बार बता रहा हूँ, या शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो भी आप बना सकते हो। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग क्या होता है, लेक्सिकल ग्रुपिंग क्या होता है, और एक और पढ़े, ठीक है, साउंड के आधार पर वो क्या होता है। ऐसे करके आप इसको शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो आगे देखते हैं, जब मैटर को सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर ग्रुप करते हैं तो उसे ग्रामेटिकल ग्रुपिंग कहते हैं। जैसे ही गोज, दे गोज, सी प्ले, आई जंप, यू ईट आदि को एक साथ पढ़ाया जा सकता है। इसी को ग्रामेटिकल ग्रुपिंग कहते हैं, मतलब ग्रामर के आधार पे करेंगे। ठीक है, तो ग्रामर के आधार पे जिसको, सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पे जिसको हम लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। ठीक है, चलिए अगला तीसरा है मीनिंग के आधार पे, अर्थ के आधार पे। तो मीनिंग के आधार पर भी मैटर को ग्रुप किया जा सकता है। जैसे चार्मिंग, ब्यूटीफुल, इंचेंटिंग आदि को एक ही हेडिंग के अंतर्गत रखा जाता है। ग्रुपिंग ऑफ सेमेटिक कहते हैं। ठीक है, तो सेमेटिक वाला है, तो यह याद रखिएगा। कितना, 4 प्रकार के हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, फोनेटिक ग्रुपिंग पढ़ लिए, लेक्सिकल ग्रुपिंग पढ़ लिए, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग पढ़ लिए, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ सेमेटिक भी पढ़ लिए। ठीक, तो ये पढ़ लिए हम लोग ने। अब दूसरा देखेंगे, सीक्वेंसिंग। देखिए पहला हम लोग उसी के अंतर्गत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, सबसे पहले हम लोग ग्रुपिंग के अंतर्गत पढ़े थे ना हम लोग। सबसे पहले मेन हमारा हेडिंग क्या भी है, ग्रेडेशन। ठीक है, ग्रेडेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। इसका कैसे किया, ग्रेडेशन मतलब होता है सरल बनाना। तो हम लोग किसी भी जो भी कंटेंट्स है मैटर्स को कैसे सरल बना सकते हैं, पहला ग्रुपिंग कर लो, अलग अलग प्रकार से ग्रुप कर लो। पढ़ लिए कितने प्रकार ग्रुप करिए, 4 प्रकार से ग्रुप कर लिए। इन्हीं 4 प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग पढ़ेंगे। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग। तो सीक्वेंसिंग के जगह हम लोग जब सरल बनाएंगे किसी भी टॉपिक को, ठीक है, तो उसको ग्रेडेशन बोलते हैं। तो सीक्वेंसिंग के जरिए भी हम लोग बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे इसको पूरा समझते हैं। जब मैटर का समूह बना दिया जाता है तो प्रॉब्लम यह आती है कि ग्रुपेड मैटर को किस क्रम में पढ़ाया जाए। मतलब जो भी ग्रुप बना तो लिए, अब फ्रूट बना लिए, ये बना लिए, अब उसको पढ़ाए कैसे, लाइन से कैसे पढ़ाए। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग से तात्पर्य है कौन से सब्जेक्ट के पश्चात
कौन सा सब्जेक्ट आएगा, सीक्वेंस से पढ़ाना है। ठीक है, जैसे हम पढ़ाते हैं ना, जैसे नाउन पढ़ा लिए, फिर प्रोनाउन पढ़ाते हैं, फिर एडजेक्टिव पढ़ाते हैं, तो ऐसे सीक्वेंस से पढ़ाते हैं ना अलग अलग मैटर को। तो उसी प्रकार से कैसे पढ़ाना है सीक्वेंस एक के बाद एक, तो कैसे उसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहले ग्रामेटिकल सीक्वेंस। ठीक है, तो देखिए ये वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में ग्रामेटिकल सीक्वेंस। ठीक, अब ये क्या होता है, यह स्ट्रक्चर से संबंधित होता है। इसका अभिप्राय होता है कि सर्वप्रथम सिंपल सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है ना सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। पहले सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब रहता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे राम ने खाना खाया, तो राम हो गया सब्जेक्ट, फिर खाना क्या हो गया, वर्ब, और ऑब्जेक्ट खाया। ठीक है, खाना। ठीक है, खाना ऑब्जेक्ट में आएगा, खाना। ठीक चलेगा, क्रिया हो गया खाना। तो ऐसे करके जो सिंपल सेंटेंस होते हैं इसी फॉर्म में रहता है, सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब, क्रिया रहता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है, को पढ़ाना चाहिए। जैसे सी इज टेकिंग टी। ठीक, इसके पश्चात स्ट्रक्चर को पढ़ाना चाहिए। पहले आप उसको उदाहरण पढ़ा लो, बोल रहे हैं सामान्य सामान्य शब्द पढ़ा लो, वाक्य पढ़ा लो, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर पढ़ाओ, इससे क्लोजली रिलेटेड हो। जैसे सी इज टेकिंग टी विथ हर फ्रेंड इन हर हाउस। देखिए पहले आप सिंपल वाला सेंटेंस इतना को पढ़ा लो, सी इज टेकिंग टी। ठीक है, उसको उसमें जोड़ के आगे बढ़ाते जाओ सीक्वेंस में, विथ हर फ्रेंड इन हर हाउस। ठीक है, तो अपने बस पहले पता है कि जैसे चाय पिया, फिर वो किसके साथ पिया, अपने फ्रेंड के साथ उसके घर में पी। तो ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाओ, सीक्वेंस के साथ बढ़ाओ। ये नहीं कि आप सीधा एक बड़ा स्ट्रक्चर पढ़ा दिए। तो ग्रामेटिकल सीक्वेंस क्या होता है, तो पहले सिंपल सेंटेंस पढ़ाओ, फिर उसी में ऐड करके हार्ड बड़ा सेंटेंस में जाओ। ठीक, बस समझते जाइए, समझते जाइए, बहुत शानदार पड़ेगा। जो शब्द वहाँ प्रयोग किए थे ना हम लोग ग्रुपिंग में, वही सीक्वेंस में भी यूज़ करना है। वहाँ भी हम लोग ग्रामेटिकल ग्रुपिंग पढ़े थे, यहाँ ग्रामेटिकल सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। वहाँ लेक्सिकल ग्रुपिंग पढ़े थे, यहाँ लेक्सिकल सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। वहाँ सेमेटिक ग्रुपिंग पढ़े थे, यह सेमेटिक सीक्वेंस पढ़ेंगे। ठीक, तो अब देखिए लेक्सिकल सीक्वेंस क्या होता है, यह इससे संबंधित होता है कि कौन सा वर्ड किसका अनुसरण करता है। जैसे नॉर, फॉलोअर, नाइडर और फॉलोअर आइडर। तो मतलब ये नॉर फॉलोअर या तो ये होगा या ये होगा, ऐसा वाला जो एक दूसरे का क्या कहता है, अनुसरण करता है। ठीक है, क्वेश्चन जब करेंगे मजा आएगा। अगला देखिए सेमेटिक सीक्वेंस, यह क्रम वर्ड के मीनिंग के अनुसार होता है। ठीक है, ऐसे शब्द जिनके मीनिंग लगभग समान होते हैं उनको एक साथ पढ़ाना चाहिए, सिमेटिक सीक्वेंस के अंतर्गत आता है। तो ये 3 प्रकार के हम लोग सीक्वेंस के अंतर्गत पढ़े। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग में क्या पढ़े, ग्रामेटिकल सीक्वेंस, लेक्सिकल सीक्वेंस, सिमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा। ठीक, मजा आ रहा है, क्लास समझ में आ रहा होगा, नोट जरूर बना लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है जी, अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन से भी हम लोग ग्रेडेशन कर सकते हैं, अर्थात किसी भी मैटर को सरल कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे जी, प्रेजेंटेशन से कैसे सरल करेंगे, तो समझ लीजिए। प्रेजेंटेशन का तात्पर्य पेश करना होता है। तो किसी भी चीज़ को हम लोग पेश कर रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका तात्पर्य क्या होता है, उसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन। या विद्यार्थी को लेसन से परिचय करवाने का प्रॉपर मैनर बताता है। अब बच्चे को बताओगे कि आप कैसे इसको दिखा सकते हो, क्या है, प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप बच्चों को समझाते हो। इसके लिए लेसन का सर्वप्रथम प्रेजेंटेशन दिया जाता है। साथ ही क्लासरूम में पाठ के लिए उचित एटमॉस्फेयर बनाने पर बल दिया जाता है। तो आप प्रेजेंटेशन के थ्रू भी आप किसी भी मैटर को क्या कर सकते हो, सरल कर सकते हो। ठीक है, चलेगा। यह सिद्धांत शिक्षक की मॉडर्न टीचिंग अर्थात करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अब देखिए प्रेजेंटेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या क्या चीज़ें सुधरती है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, टोनेशन, पाउस, स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस भी कम होता है प्रेजेंटेशन का, तो कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, आर्टिकुलेशन एंड एक्सप्रेशन पर बल देता है, क्योंकि बाद में स्टूडेंट टीचर का अनुकरण करते हैं। अगर आप उनको गलत प्रोनाउंसिएशन दोगे तो बच्चा भी गलत प्रोनाउंसिएशन होगा। ठीक है, लेकिन अभी मेरे को ध्यान नहीं देना है ना, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस सिलेक्शन कैसे ले लेना है उसके लिए पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मिस्टेक होता है भाई, मैं पहले से बता देता हूँ। ठीक है, इसके पश्चात प्रोनाउंसिएशन ड्रिल तथा कोरल ड्रिल के द्वारा स्टूडेंट को सही तरीके से उच्चारण करना सिखाते हैं। आप जो भी बताओगे फिर बच्चा उसी का अनुसरण करके उसको दोबारा बोलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पहले क्या होता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, फिर क्रोलर ड्रिल के द्वारा। ठीक है,
तो ये दोनों का क्रम पूछता है, इसको क्रम याद रखिएगा, इसको भी एरो का बना लीजिएगा। पहले प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, फिर कोरल ड्रिल के द्वारा स्टूडेंट को सही तरीके से उच्चारण करना सिखाते हैं। तो दे देगा क्वेश्चन में उच्चारण करना कैसे सिखाते हैं, इंग्लिश में रहेगा। तो पहले प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, फिर कोरल ड्रिल के द्वारा, ये क्रम पूछता है, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से कोष्टक लगा के बना के लिख लीजिएगा जब नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग देखते हैं। इससे भी द्वारा आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी मैटर को सरल बना सकते हो। यह प्रिंसिपल लर्नर और टीचर दोनों के लिए लाभदायक होता है। जो बच्चा सीख रहा है उसके लिए भी जो टेस्टिंग है वो लाभदायक रहता है, और जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसके लिए भी। टेस्ट या एग्ज़ाम के माध्यम से स्टूडेंट की नॉलेज का पता चलता है। आप बच्चों का टेस्ट लेते हो या एग्ज़ाम लेते हो तो बच्चा कितना सीखा है, क्या सीखा है, उनके में कितना नॉलेज है उस टॉपिक का, सब पता चलता है। साथ ही टीचर की अध्यापन सत्यता का भी पता चलता है कि आप कितना सही पढ़ाया हो, क्या कुछ गलत थोड़ी पढ़ा दिए हो, सब पता चलता है। यदि ज़रूरत हो तो वे ऑफ टीचिंग को बदला जा सकता है। अगर आप देखें टेस्ट लिया, बच्चा कम नंबर पा रहा है, तो आप जो पढ़ाने के तरीका है वे ऑफ टीचिंग को बदल दीजिए, ठीक है। ठीक, एग्जामिनेशन पढ़ाई के लिए वे ऑफ मोटिवेशन है, ठीक है। एग्जामिनेशन क्या होता है, पढ़ाई के लिए वे ऑफ मोटिवेशन है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, मैं इसको अलग से हाईलाइट कर दिया था हूँ, ठीक है। ये दे देगा, एग्जामिनेशन क्या है, तो पढ़ाई के लिए मोटिवेशन है। आप एग्जामिनेशन क्यों लेते हैं, बच्चों को टेस्ट लोगे, टेस्ट में वो 8 नंबर पाएगा, 7 नंबर पाएगा, तो वो मोटिवेट होगा, नहीं मेरे को और पढ़ना है, 10 में 10 पाना है। तो वे ऑफ मोटिवेशन के अंतर्गत आता है एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे देता है, वे ऑफ मोटिवेशन है। 4 ऑप्शन दे देगा, ABCD करके, इंग्लिश में लिखा रहेगा कुछ कुछ वर्ड। तो आपको जैसे ही दिखे वे ऑफ हम मोटिवेशन के अंतर्गत एग्जामिनेशन, तो ये मान दीजिएगा टिक, एग्जामिनेशन क्या है, वे ऑफ मोटिवेशन है, ठीक। चलेगा, अगला देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। यह सिद्धांत स्टूडेंट को सब्जेक्ट की परफेक्ट जानकारी प्रोवाइड करता है, ठीक है। बस इतना ही आप लोग जानिएगा, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, प्रोनाउंसिएशन मेरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेरा थोड़ा मिस्टेक होता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, यह सिद्धांत स्टूडेंट को सब्जेक्ट की परफेक्ट जानकारी प्रोवाइड करता है, ठीक। आगे आते हैं प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, ठीक है। क्या पर्पस होना चाहिए, सभी कार्यों को करने के लिए एक लक्ष्य पर्पस होता है। व्यक्ति सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज को भिन्न भिन्न कारणों के लिए सीख सकते हैं। जैसे एकेडमिक कारण, आप कहीं पढ़ने गए हो, अब आपको फॉरेन जाना है, MBBS करना है, MBBS करना है, तो भाई कहाँ से जानोगे, इंग्लिश, ठीक है। आपको उसी लिए इंग्लिश सीखना पड़ेगा, आपको फॉरेन जाना है, पढ़ना है MBBS करके, ठीक है। आप तो पहले मातृभाषा में स्कूल कर रहे हो, हिंदी मीडियम से हो, अब आपको जाना है यूक्रेन जाना है पढ़ने MBBS, तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश कैसे आएगा, हम लोग क्यों सीख रहे हैं, हमारा एक पर्पस होना चाहिए। हमारा पर्पस क्या है, एकेडमिक के लिए हम सीख रहे हैं, साइंटिफिक के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए, और अभी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पेडागोजी, हम लोग सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा भी पर्पस है केवल सिलेक्शन, ठीक। तो उतना ही पढ़ेंगे जितना सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आरंभ में पर्पस फिक्स हो तो पाठ्यक्रम का उस पर्पस के अनुसार सृजन किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोला हूँ, हमको PhD नहीं करना है, हमको सिलेक्शन लेना है, उसी पर्पस के अनुसार पढ़िए, उसी के अनुसार ध्यान दीजिए। चलिएगा, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन देखते हैं। मोटिवेशन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, ग्रेडेशन कर सकते हो, किसी भी मैटर को सरल बना सकते हो। हम लोग का मेन टॉपिक क्या है, ग्रेडेशन चल रहा है ना जी, कैसे हम लोग किसी मैटर को सरल कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, ज़्यादा लंबा हो रहा है क्या क्लास, ठीक है। अभी 32-33 मिनट ही हुआ है, करते हैं, कंप्लीट करेंगे, 12 पेज का है ये। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, स्किनर ने अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था। एक क्वेश्चन यहीं से याद कर लो यार, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन का, तो मोटिवेशन का सिद्धांत किसने दिया है, तो स्किनर ने दिया है, ठीक है। सेकेंड लैंग्वेज को लर्न कराने के लिए स्टूडेंट को मोटिवेट करना अति आवश्यक है। अब आप बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओगे तो ध्यान नहीं देता, देखते हो इंग्लिश से आप बच्चे भागते हैं, लेकिन आप उनको मोटिवेट करो, ठीक है। तब मोटिवेट कैसे करेंगे, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, तब आप एक अच्छे टीचर बन के जाओगे। तो जो अभी D.Ed B.Ed वाला विवाद चल रहा है ना, ऐसे विवाद में नहीं फंसोगे, ठीक है। चलेगा, मोटिवेशन अभिप्रेरणा करने के लिए निम्न तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। बच्चों को मोटिवेट करना है तो किन किन तकनीक का प्रयोग आप करके उनको मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। चलेगा, बच्चों को मोटिवेट कैसे करना है इसके पर ध्यान देना है। तो देखिए, बच्चे को मोटिवेट करने के लिए आपको क्या क्या टेक्निक आप लोग यूज़ कर सकते हो क्लास में। तो देखिएगा, अब आएगा एरो यूजिंग टेक्निक। तब ये क्या होता है भाई, पेपर में आपको दिखेगा तो हालत ख़राब हो गया, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ने से अच्छा इसको हिंदी में समझ ले लो, ताकि आपका जैसे क्वेश्चन पढ़ो आपको तुरंत आपका टिक लगेगा, देखिए क्वेश्चन बनाने में मजा आ जाएगा। तो इस विधि के द्वारा बच्चों को जागरूक किया जाता है, ठीक है, अवेयर किया जाता है। इंग्लिश में रहेगा अवेयर, जागरूक रहेगा एरो यूजिंग टेक्निक के द्वारा, ठीक है। दूसरा है एक्सपेक्टेंसी टेक्निक्स। शिक्षक स्टूडेंट के समक्ष
क्लियर उद्देश्य रखकर उन्हें अभिप्रेरित कर सकता है। तो एक्सपेक्टेंसी टेक्निक का उपयोग क्या होता है, जब शिक्षक स्टूडेंट के समझ क्लियर उद्देश्य रखेगा तो उन्हें अभिप्रेरित कर सकता है। मतलब वही बताया ना, पर्पस बता के आप पर्पस बता दीजिए कि मैं ये टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आगे, आपके लाइफ में क्या क्या काम आएगा, ऐसे बता दो। एक्सपेक्टेंसी, इससे क्या एक्सपेक्ट करो आप, ठीक है, इस टॉपिक से आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके जीवन में क्या क्या सुधार होगा। ऐसे अगर जब आप बचाओगे ना, इस टॉपिक को पढ़ोगे, आपका तो गणित में अच्छा बनेगा, तो आप मोटिवेट हो जाओगे, तो बच्चे मोटिवेट होंगे उससे कि हाँ मेरा यहाँ पे यूज़ होगा, मैं यहाँ पे नौकरी लगेगा, मेरा ये होगा। तो ऐसे करके एक्सपेक्टेंसी टेक्निक का उपयोग करना चाहिए। बच्चों को इतना एक्सपेक्ट दिला लो कि इसको आप पढ़ लोगे ना, इंग्लिश पढ़ लोगे, इंग्लिश सीख लोगे तो यहाँ काम आएगा, यहाँ काम आएगा। ऐसे कर उनके समझ पूरा उद्देश्य रख दो, पर्पस रख दो, उनके दिमाग में भर दो कि मेरा इंग्लिश पढ़ने का पर्पस इस कारण है, तो बच्चा मोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे समझा रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ 100% देने का, एकदम मातृभाषा में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश है लेकिन हम लोग उसको फर्स्ट लैंग्वेज के थ्रू सेकेंड लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एरो यूजिंग टेक्निक और एक्सपेक्टेंसी टेक्निक्स। फिर आता है इंसेंटिव टेक्निक्स। ये क्या होता है इंसेंटिव? इस तकनीक के द्वारा स्टूडेंट को, ठीक है, प्राइज 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 ठीक है, ग्रेड्स, पनिशमेंट, कॉम्पिटिशन्स आदि द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है, आप बच्चे को इंसेंटिव मतलब खुद अंदर से उनको कैसे आप करेंगे, बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे, तो आप कुछ कुछ उसको प्राइज़ दे दीजिएगा, ग्रेड दे दीजिए, पहला आया, दूसरा आया, सेकेंड आया, ठीक है, कुछ पनिशमेंट दीजिए, आप अगर ये नहीं कर पाओगे तो ये सज़ा मिलेगा, तो बच्चे उसमें भी मोटिवेट हो जाके पनिशमेंट के लिए, हाँ मैं पढ़ूंगा, मैं बच जाऊंगा, ठीक है, ये मेरा दोस्त नहीं पढ़ेगा तो कम पाएगा मेरे से नंबर, तो उसको पनिशमेंट मिला, इससे भी मोटिवेट होते हैं। कॉम्पिटिशन कराइए उनमें। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से आप कक्षा में बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब जब तक ये मैं क्लास नहीं पढ़ा रहा था, आप कहीं भी बुक खोलिए, आर्यन प्रबोध, ये सब नहीं मिलेंगे, आपको नहीं देता ये इतना डिटेल में। मैं बहुत इसका करेक्शन कर करके आपको लोग के पढ़ा रहा हूँ, ताकि जैसा क्वेश्चन बनता है, अब यही सब वर्ड आते हैं इंग्लिश में, तो आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में तो नया क्वेश्चन आता है, नया क्वेश्चन कहीं नहीं आता, आप लोग अच्छे से उसको पढ़े नहीं रहते सिलेबस के अनुसार। ठीक है, तो एरो यूजिंग टेक्निक, एक्सपेक्टेंसी टेक्निक, इंसेंटिव टेक्निक्स, अभी इस बार पढ़ लो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना लो, मैं बार बार नोट्स बनाइएगा, इसी क्लास को पॉज करके पूरा एक बार लाइव हो जाएगा, उसके बाद फिर से निकालिएगा, कॉपी पेन पकड़िए आज से और पूरा नोट्स बनाइए, एक एक लाइन को छाप डालिए पूरा। ठीक है, बहुत समय, ऐसा नहीं कि आपके पास समय नहीं है, नोट्स नहीं बना पाओगे, प्रिंट विंट निकलवाओ, ये सब मत सोचिएगा, आराम से समय है। ठीक है, पेपर अभी 7-8 महीने बाद होना है, धीरे धीरे पूरा बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कीजिए कि सिलेक्शन के लिए एक पॉइंट का भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलेगा, और बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने लोग देख रहे हो, अगर आप में से एक भी बच्चा अगर हमारे बैच से नहीं जुड़े तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, आपको बेनिफिट होगा, नहीं होगा तो मैं यहीं हूँ, बताइएगा आप लास्ट तक। ठीक है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, जब ये सबके क्वेश्चन बनाओगे तब तो आपका प्रैक्टिस होगा। और कहीं भी बुक में खोज लो, ऐसा प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं देते, उन लोग जो आए हुए हैं बस उसी को दे देते हैं। चाहे आप प्रसिद्ध जो पर्टिकुलर बुक आ रहा है, मोटा सा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कोचिंग का है, उसके जो हर चीज़ का छत्तीसगढ़ बुक छापते हैं, उसका बुक भी उठा के देख लो। ठीक है, वही क्वेश्चन जो दिया है 10-15 साल का सी टेट CG टेट का, उसी क्वेश्चन को भर दिया बस। ठीक है, नए क्वेश्चन आप कहाँ से बना पाओगे जब नया क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक, इसीलिए जिन लोग भी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, और दोनों बैच में जुड़िएगा। आप बीएड वाले हैं तो भी आप सहायक शिक्षक बैच में जुड़िएगा, ताकि आपका रिवीजन होते रहे दोनों में। ठीक है, तो 799 और 699 दोनों मिलाकर आप केवल 1299 में आप ले सकते हैं। तो 1299 वाले में सभी लोग जुड़ जाइएगा। क्लास के बाद जितने लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करें करवा लीजिएगा, पैसा कोई दिक्कत नहीं है, किसी पास समस्या मेरे से बात कर लीजिएगा कॉल करके। ठीक है, चलेगा। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, अब लैंग्वेज की क्या अपॉर्चुनिटी है, इसको बताना। ठीक है, इसके थ्रू भी हम लोग मैटर को आसान कर सकते हैं। चलेगा, देखिएगा, लैंग्वेज एक दूसरे से वार्तालाप की अपॉर्चुनिटी के माध्यम से सीखी जा सकती है। लर्नर सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। मतलब कैसे सीखोगे, अपॉर्चुनिटी दो, एक दूसरे से बात करवाओ उनको। जब बच्चे एक दूसरे से बात करने लगेंगे, वार्तालाप करने लगेंगे, तो भी आप मैटर को ईजी बना के सिखा सकते हो। अगला देखते हैं हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन क्या होता है? बच्चों में आदत डालना है, हैबिट डालना है उस चीज़ को। ठीक है, तो कैसे हैबिट डालेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लैंग्वेज को लर्न करने के लिए सतत प्रयास और रुचि की आवश्यकता होती है। जब तक आपके अंदर से खुद नहीं आएगा कि मैं डेली सर का क्लास 9 PM में देखूँ, नोट्स बनाऊँ, खुद से अंदर से सतत प्रयास नहीं करेंगे, डेली आप में रुचि नहीं रहेगा, तब आप नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही बच्चों को पढ़ाना है, इंग्लिश या सेकेंड लैंग्वेज, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाना है, तो उसके में उनके अंदर रुचि उत्पन्न करना पड़ेगा, प्रयास करवाना पड़ेगा उनसे, तब वो सीखेंगे। ठीक है, दौरान स्टूडेंट में नई हैबिट करते हैं। क्या क्या हैबिट आप डाल सकते हैं?
ध्वनि के बीच सुनने और अंतर की आदत करने की हैबिट डालिए। उचित, ठीक है, उचित इंटोनेशन और एक्सेंट के साथ बोलने की आदत डालिए। ठीक है, वर्ड को ध्यान दीजिएगा, कुछ अर्थ, वर्ड के अर्थ आपको जरूरी नहीं समझना, कुछ आप नहीं समझ पाते हो तो इसको डिक्शनरी में आप खोज सकते हो, ये दोनों का वर्ड का अर्थ खोज लीजिएगा। मेरे पास अभी उतना समय नहीं है, ठीक है, आप इसको खोजिएगा इन दोनों का अर्थ, ठीक है, और उसको नोट कर लीजिएगा। अगला, न्यूज़पेपर, मैगजीन, स्टोरी बुक आदि पढ़ने की आदत डलवाइए बच्चों में। साइलेंट रीडिंग की आदत डालिए, लाइब्रेरी जाने की आदत डालिए। ठीक है, एग्जैक्ट आर्टिकुलेशन के साथ जोर से पढ़ने की आदत, ये भी जरूरी रहता है, आप जैसे बोल बोल के पढ़िए। ठीक है, डिक्शनरी को कंसल्ट करने की आदत, मतलब डिक्शनरी से पढ़िए आप क्या क्या उससे निकाल पा रहे हो, उसका अर्थ खोज पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, इमिटेशन की आदत, मतलब ये हुई पुनरावृत्ति जो दोहराते हैं बच्चे। ठीक है, स्पेलिंग, वर्तनी की आदत, वर्ड को उनको प्रॉपर कंटेक्स्ट में उपयोग करने की आदत। तो इतने प्रकार से बच्चों में आदत डालनी है हमको, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। और आप 2-3 बार पढ़ोगे आप तो ऑटोमेटिक ये अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। ठीक है, नेचुरलनेस, लैंग्वेज को प्राकृतिक तरीके से लर्न करना चाहिए। एक लैंग्वेज सिखाने के लिए नेचुरल सीक्वेंस है, LSRW पढ़े हो ना, तो इसी क्रम में आपको सिखाना पड़ेगा। ये क्रम आपको बार बार पूछा जाता है, इसको तो बहुत अच्छे से आप लोग याद करिएगा। देखिए कहाँ भाग गया ये, चलेगा, SLRW, ये याद कर लीजिएगा। इंग्लिश में आपका देगा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इस क्रम को बार बार लिख के याद कर लीजिएगा। सुनना, ठीक है, फिर बोलना। बच्चा पहले सुनता है ध्यान से, फिर उसको बोलता है, फिर बोल लेता है, तब उसको पढ़ना सीखता है, पढ़ने के बाद उसको लिखता है, लास्ट में लिखना आता है। ये क्रम याद होना चाहिए, क्रम पूछता है। ठीक है, LSRW करके याद कर लीजिएगा। एक बालक अपनी मातृभाषा में इसी सीक्वेंस में सीखता है। ठीक है, मम्मी पापा से पहले सुनता है, फिर उसको बोलने लगता है, फिर उसको बाद में पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। ठीक, अब आते हैं लास्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। बालक उन चीज़ों को इजीली लर्न करता है, बालक उन चीज़ों को इजीली लर्न करता है जिसमें इंटरेस्ट होता है। अतः इंग्लिश सिखाने के लिए सर्वप्रथम टीचर को स्टूडेंट के अंदर व्याप्त अंग्रेजी के डर को समाप्त करना चाहिए। वह इंटरेस्ट और निम्न विधियों द्वारा विकसित किया जा सकता है। आज हम लोग वही टॉपिक को कर रहे हैं जो इंग्लिश पेडागॉजी पढ़ने का मेन उद्देश्य है, तो इसी से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के अंतर्गत ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब इंटरेस्ट कैसे जगाना है बच्चों में, तो देखिए इंटरेस्ट जगाने के लिए 3 प्रकार के बताएं, तीनों को समझिए। पहला ऑडियो विजुअल एड, अब उनको कुछ साउंड से, रेडियो का यूज़ कीजिए, ठीक है, टीवी का यूज़ कीजिए, उनको दिखाइए मोबाइल में। ठीक है, तो ऑडियो विजुअल एड, ऑडियो भी, आवाज़ भी और दिखे भी, ऐसी चीज़ों का। ठीक है, टेलीफोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, पिक्चर, चार, रिकॉर्ड, ग्रामाफोन आदि का प्रयोग करके आप उनमें इंटरेस्ट जगा सकते हैं। विभिन्न एक्टिविटी जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब करवा के विषय वस्तु जैसे लाइफ को लाइफ से जोड़ना। मैं बताया था ना आपको, बच्चों को अगर आप सच में अपना फेवरेट बनाना, मतलब बच्चों का आप फेवरेट बनना चाहते हो, तो उन्हें सीधा भावुकता रूप से जोड़ दो, बच्चे पढ़ने लगेंगे। आप 6वीं क्लास के बच्चों को भी उनके आगे फ्यूचर में जो शादी होने के बाद जो जो घटनाएं होती है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे उसका एक बार उनको चित्रण दिखा दिए। आप नहीं पढ़ेंगे तो ये प्रताड़ना हो सकती है, ऐसे ऐसे आपके होंगे, आपके घर में ये समस्या आएगी, तो बच्चा उसी समय उसका दिमाग काम करने लगता है और मोटिवेट हो जाता है पढ़ने के लिए। ये भी प्रैक्टिकल करके देखिएगा आप क्लास में। छोटे बच्चों को भी जब समझाओगे, आप पढ़ोगे लिखोगे, तो आपके पापा जैसे काम करे वैसा काम आपको नहीं करना पड़ेगा, खेत नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे लाइफ से जोड़ दो सीधा विषय वस्तु को, तो बच्चे बहुत अच्छे से उसको इंटरेस्ट लेने लगते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज प्रैक्टिस। ठीक है, क्लास लंबा हो रहा है लेकिन आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा बेहतरीन तरीके से, इसके बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज प्रैक्टिस, लैंग्वेज का प्रैक्टिस आप कैसे कराएंगे जिससे आपका जो मैटर होगा वो इजी हो जाएगा। तो ग्रामर ड्रिल वर्ड मेमोराइजेशन से कुछ अधिक है। ईरर को समाप्त और सही करने के लिए भाषाओं के उपयोग में लगातार प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिएगा, भाषा का मतलब ये नहीं है कि आप बस उसको ग्रामर समझा दिए या वर्ड को याद करवा दिए। अब टीचर क्या करता है, मैं जनरली बता रहा हूँ, जाइएगा किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, टीचर क्या करता है, ग्रामर के रूल समझा देते हैं, ये ग्रामर होता है, और बहुत सारे वर्ड को लिखा देते हैं, इसका अर्थ ये होता है, ये होता है। तो भैया ये भाषा सिखाना नहीं है, ग्रामर को ड्रिल करना, वर्ड मेमोराइज बच्चों को याद करवा देते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो ये सब नहीं है। आप इससे लैंग्वेज प्रैक्टिस नहीं कर, आप प्रैक्टिस कराइए। जो भी बच्चा गलती करे उसको समाप्त करने की प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है।
प्रैक्टिस कैसे करा सकते हैं? स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के अभ्यास से सत्यता, पर्याप्त ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसीलिए आप प्रैक्टिस कराना जरूरी है। इसीलिए मैं आपको सिलेक्शन के लिए भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नीचे चले गया, थोड़ा फास्ट करेंगे, बहुत सारा हो गया था। लैंग्वेज प्रैक्टिस हो गया। ठीक है, अब आते हैं मल्टीपल लाइन अप्रोचेस, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच। इस सिद्धांत के अनुसार, ये सब सिद्धांत के नाम है ना। अब ग्रेजुएशन के अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांत पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे आप इंग्लिश को सरल कर सकते हो। बच्चों को कोई भी मैटर पढ़ाना है, विषय वस्तु पढ़ाना है, उसको कैसे सरल, तो ये सब उसी के अंदर है। समझिएगा, शुरू से आप देखे होंगे क्लास को तो समझ में आएगा, नहीं तो आप दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ना। इस सिद्धांत के अनुसार टीचर को उसके द्वारा संपादित किए जाने वाले गोल की तरह के विचारों के पॉइंट को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। ध्यान से पढ़िएगा क्या बोल रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार टीचर को उसके द्वारा संपादित किए जाने वाले गोल, जो भी विषय उसको पढ़ाने चाह रहे हो या टॉपिक पढ़ा रहे हो, उसके विचारों के पॉइंट के साथ एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। इंग्लिश के अध्ययन की कुछ कॉमन अप्रोचेस हैं। सोशल अप्रोच होना चाहिए, सिचुएशनल अप्रोच होना चाहिए, बिहेवियरल अप्रोच होना चाहिए, कन्वर्सेशन अप्रोच होना चाहिए, कल्चरल अप्रोच होना चाहिए, स्ट्रक्चर अप्रोच होना चाहिए, फंक्शनल अप्रोच, ओरल अप्रोच। ठीक है, ओरल अप्रोच, इतने प्रकार की 8 प्रकार के अप्रोच का आपको प्रयोग करना है। तो ये दे देगा प्रिंसिपल मल्टीपल लाइन अप्रोच के अंदर निम्न में से कौन सा अप्रोच शामिल नहीं है, और इनमें से कोई एक ठो को गलत कर देगा और दे देगा। तो ये इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलेगा। मैं भी थक गया, आज पहला क्लास है, थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। कितना और बचा है? थोड़ा सा और बचा है। इतना ही करेंगे क्या? चलिए आज इतना ही करके आइए। कितना पढ़ लिया हम लोग, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कल इसको आगे करेंगे, उसका नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, नोट्स नहीं बना पाएंगे, और नोट्स बनवाना बहुत जरूरी है मेरा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन इन अप्रोच एक सिद्धांत हुआ। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज प्रैक्टिस पढ़ लिए। अगला पढ़ लिए प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट पढ़ लिए। सारे के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ना। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस कर लिए। इतने सारे सिद्धांत है इंग्लिश के, हिंदी में पढ़ते हो ना, उसी प्रकार। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज अपॉर्चुनिटीज, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन किसने दिया है? स्किनर ने। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। कितने सारे पढ़ लिए, इतना ही पर्याप्त है आज के लिए। इतना को नोट्स बना के पढ़िएगा, रात को नोट्स बना लीजिए, उसके बाद सोइएगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन या सुबह उठ के बना लीजिएगा। ठीक है, और उससे पहले हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग, जिसके अंतर्गत 3 ठो पढ़े थे, ग्रामेटिकल सीक्वेंस, लेक्सिकल सीक्वेंस, सीमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, फिर पढ़े थे हम लोग, इसके पहले पढ़े थे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग में हम लोग 3 प्रकार के ग्रुप किए थे। ठीक है, सिंटेंस स्ट्रक्चर के आधार, फॉर्म फंक्शन के आधार, साउंड के आधार पे। ठीक है, तो ये सब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन ये बचा हुआ है, और बाकी और भी सिद्धांत है बहुत सारे, उसको कल करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। मेरा भी फर्स्ट क्लास है इंग्लिश का, तो थोड़ा सा थक गया हूँ मैं भी आज। ठीक है, और मैं बार बार बोला हूँ कि मेरे 2-3 चीज़ को ध्यान दीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन को ध्यान नहीं देना है, प्रोनाउंसिएशन मेरा मिस्टेक होता है। ठीक है, दूसरा चीज़ आपको नोट्स बना के पढ़ना है। पहला टॉपिक आज नोट्स आपका बन जाना चाहिए, डेली नोट्स बना लीजिएगा, और इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे जो ये वाला बैच है इसमें हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो थ्योरी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, शिक्षक भर्ती सीजीटेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो आप लोग देख लीजिएगा। जिन लोग भी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। पूरा ओपन चैलेंज कर रहा हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में, हमारे जैसे पूरी जवाबदारी लेके आज आप आज से जुड़ते हो, आज से लेकर जब तक पेपर नहीं होगा तब तक मैं आपकी पूरी जवाबदारी ले रहा हूँ। यूट्यूब में बोल रहा हूँ, कंटिन्यूटी मैं बना के रखूँ। बस आपका हमारा जो नियम है बैच में, 3 टेस्ट से ज़्यादा गायब नहीं होना है, बिना सूचना के छोड़ना नहीं है। अब आप 2 महीने 3 महीने के लिए गायब हो गए, अभी आपके पास समय है 7-8 महीने। ठीक है, आप 2-3 महीने गायब हो गए तो हमारी जवाबदारी नहीं हो, आपका हट जाएगा बैच। ठीक है, आपको रेगुलर रहना है तो रेगुलर हम लोग साथ देंगे आपके ज्वाइनिंग तक, इस बात को पूरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिएगा, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, मैं इंतजार करता हूँ। जितने लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं, अभी आज सबका हो जाना चाहिए। 75 83 86 44 61। इसी प्रकार आप बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे बैच से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि थ्योरी आपको बहुत जगह मिल जाएगा लेकिन क्वेश्चन नहीं मिलते हैं।
आप कोई भी बुक उठाओगे होगे, ठीक है, प्रबोध का, रियान का, एचआर का, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बुक हैं, केवल पुराने आए हुए क्वेश्चन हैं। नए क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। और आपको पता है शिक्षक भर्ती सीजीटेट में नए क्वेश्चन आ रहे हैं और नए क्वेश्चन के थ्रू ही सिलेक्शन लेंगे आप, ठीक है। तो चलिएगा, बस मिलते हैं, आप लोग का कॉल का वेट करूँगा। और जितने लोग हैं वो सब मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप में डेमो ले लीजिएगा जो देख रहे हैं, और सभी लोग के स्टेटस में क्लास दिखना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ 3-4 लोग के दिखता है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। तो आप जितने हमारे बैच में हैं, शिक्षक बैच, सहायक शिक्षक बैच में, सभी के स्टेटस में आज दिखना चाहिए, ठीक है। ये क्लास को आज शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग, ताकि कल की क्लास में जस्ट दुगना, आज 40-50 लोग जुड़ रहे थे मैक्सिमम, तो कल इसके दुगना होने चाहिए, कम से कम 100 लोग से कम नहीं जुड़ना चाहिए क्लास में, तब आगे क्लास होगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए भी चैलेंज है, कम से कम 100 लोग लाइव में होने चाहिए, तब मज़ा आता है पढ़ाने में भी, हमको भी। तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्लास कैसा लगा फीडबैक जरूर दे के जाइएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में मैडम भी कराएगी क्लासेस। मैं आज पहला क्लास था, आपको समझाना भी जरूरी था कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या समस्या आता है, ठीक है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। शेयर कर दीजिए जाते जाते, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी क्लास हो आपको मिल जाए।